अपमान जिसने बने बनाए साम्राज्यों को राख कर दिया। एक अपमान जिसने भारत के नक्शे को हमेशा के लिए बदल दिया। एक ऐसी चिंगारी जिसने जन्म दिया इस धरती के सबसे विशाल साम्राज्य को। हिंदू कुश के बर्फीले पहाड़ों से लेकर दक्षिण के गहरे समुद्र तक, कंधार की पथरीली पहाड़ियों से बंगाल की खाड़ी तक, पहली बार पूरा उपमहाद्वीप एक झंडे के नीचे था। एक ऐसी जीत जो गणित के हर हिसाब से असंभव थी। ये कहानी है इंसानी महत्वाकांक्षा की उस जिद की जहां असंभव शब्द का कोई वजूद नहीं था। एक गुरु जिसने सड़क से एक साधारण बालक को उठाया और उसे पूरे भारतवर्ष का सम्राट बना दिया। यह कहानी है आचार्य चाणक्य की प्रतिज्ञा की। यह कहानी है चंद्रगुप्त के साहस की। आज हम चलेंगे उस दौर में जहां रक्त सस्ता था और स्वाभिमान अनमोल। स्वागत है आपका साइलेंट मुनि की इस नई वीडियो में। देखिए द राइज ऑफ मौर्यन एम्पायर, मौर्य साम्राज्य का उदय। 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व एक ऐसा कालखंड जहां राजसी अहंकार और खंडित राज्यों की कमजोरियां एक नए महानायक के उद्भव की प्रतीक्षा कर रही थीं। पूरब में मगध की प्रचंड शक्ति, धन, साम्राज्य और सत्ता के नशे में डूबा हुआ दरबार, तो वहीं पश्चिम में यवन सेना के अश्वों की टापें, सीमाओं को कुचलती हुई भारत की शांति भंग करने को आतुर। एक ओर सामर्थ्य से मदमस्त मगध, दूसरी ओर आक्रामक यवनों का बढ़ता साया, और इनके बीच एक संपूर्ण उपमहाद्वीप खंडित, विस्मित और असुरक्षित। ये वो समय था जब भारतवर्ष टूटे हुए टुकड़ों में बटा था। छोटे छोटे जनपद अपनी ही आपसी फूट में इतने दुर्बल कि कोई भी बाहरी शक्ति उन्हें मोम की तरह पिघला सकती थी। गंगा के विशाल उपजाऊ मैदानों पर नंद वंश का वर्चस्व छाया हुआ था। उस साम्राज्य का हृदय पाटलिपुत्र, आज का पटना, और उस सिंहासन पर विराजमान था धनानंद। ग्रीक ग्रंथों में जिसे अग्रमीस या ज़ैंड्रेमीस कहा गया, एक ऐसा शासक जिसके पास असीम धन था, पर उसके शासन में सम्मान, वफादारी और नीति धीरे धीरे दम तोड़ चुके थे। बौद्ध ग्रंथ उसे अज्ञात कुल का राजा बताते हैं, जबकि जैन और यूनानी स्रोतों में वो एक नाई और गणिका का पुत्र कहा गया। और यही दाग ब्राह्मण अभिजात वर्ग की नजरों में उसे अवांछित, अधार्मिक और अमान्य बना देता था। धनानंद का शासन अब धन संग्रह की एक निर्दयी मशीन बन चुका था। वो चमड़े पर कर लगाता, गोंद, लकड़ी, यहां तक कि पत्थरों पर भी कर लगवाता था। किसान उससे दूर, व्यापारी उससे भयभीत, और मगध की आत्मा उसके कर कुचक्र में धीरे धीरे घुट रही थी। लेकिन एक बात अब भी अटल थी, उसकी सेना इतनी विशाल कि सिकंदर की सेना के जवानों ने भी भारत में और आगे बढ़ने से इनकार कर दिया था। 2 लाख पैदल सैनिक, 20,000 घुड़सवार, 2,000 रथ, 4,000 युद्ध हाथी, एक ऐसी शक्ति जिसे देखकर कोई भी साम्राज्य कांप उठे। भीतर से खोखली थी। इतिहास एक ऐसे नायक का इंतजार कर रहा था जो इस बिखराव को समेट सके। इसी उथल पुथल के बीच मगध के उस दम घोंटू वातावरण से कोसों दूर सिंधु और झेलम नदियों के आलिंगन में बसा था भारत का मस्तक, तक्षशिला। ये केवल एक नगर नहीं था, ये विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय था। ज्ञान, राजनीति, कूटनीति और सैन्य विज्ञान का महानतम केंद्र। यहां देश विदेश के 10,000 से अधिक विद्यार्थी, राजकुमार से लेकर साधारण बालक तक, वेद, वेदांत, व्याकरण, आयुर्वेद, खगोल शास्त्र और युद्ध कौशल सीखने आते थे। और इसी ज्ञान के महासागर के बीच राजनीति शास्त्र विभाग के अध्यक्ष के रूप में विराजमान थे वो विभूति जिसने अकेले अपने बुद्धि चातुर्य से इतिहास की धारा मोड़ दी, आचार्य चाणक्य, जिन्हें कौटिल्य, विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है। परंतु उनकी उन आंखों में एक ऐसा तेज था मानो वे वर्तमान में खड़े होकर भविष्य देख रहे हों। उन्होंने अर्थशास्त्र की रचना की, एक ऐसा ग्रंथ
जो राज्य के उत्थान पतन के रहस्यों से भरा था। चाणक्य के तीक्ष्ण कानों ने वो आहट सुन ली थी जो बाकी भारत को सुनाई नहीं दे रही थी। हिंदुकुश पर्वत के पार भूकंप की तरह बढ़ रही थी यवन सेना। विश्व विजेता सिकंदर अपनी लालसा की आग लेकर भारत के दरवाजे पर खड़ा था। लेकिन सबसे बड़ा आघात बाहर से नहीं, भीतर से लगा। तक्षशिला जिस राज्य में थी, गांधार, वहां का राजा आंभी कुमार कायरता का पर्याय बन गया था। डर और लालच में आकर आंभी ने सिकंदर के स्वागत में अपनी तलवार नीचे रख दी थी। भारत का द्वारपाल ही शत्रु के लिए दरवाजे खोल चुका था। अब चाणक्य को समझ आ गया, भारत को जगाने का समय आ गया है। तक्षशिला से लंबा सफर तय कर चाणक्य पाटलिपुत्र पहुंचे। पाटलिपुत्र उस समय का महानगर। महलों की दीवारें सोने से मढ़ी थीं, पर नगर की आत्मा रो रही थी। चाणक्य सीधे राजदरबार की ओर बढ़े। वहां उत्सव चल रहा था। धनानंद अपने सिंहासन पर लेटा हुआ था, चाटुकारों से घिरा हुआ। तभी उस शोर को चीरती हुई एक गंभीर आवाज गूंजी, महाराज। चाणक्य ने बिना भूमिका बांधे सत्य कह दिया, प्रजा पर अत्याचार कम करो, सीमाओं पर यवन खतरे को समझो, भारत को एकजुट करने की दिशा में कदम उठाओ, सभी कठोर और अन्यायपूर्ण कर तत्काल समाप्त करो। जनता का प्रेम ही सबसे बड़ा सुरक्षा कवच है, न कि केवल तुम्हारा कोष। जो राष्ट्र विभाजित है वो पराजित है, जो शासक अहंकारी है वो अंधा है। पर सत्ता के नशे में धुत धनानंद किसी चेतावनी के लायक नहीं रहा था। और फिर वो अपमान हुआ जो साम्राज्यों को गिरा देता है और क्रांति को जन्म देता है। धनानंद का अहंकार क्रोध में बदल गया। उसने सिंहासन से उठकर लात मारी, इस ढोंगी ब्राह्मण को धक्के मारकर बाहर निकालो। और फिर वो अनर्थ हुआ। सैनिकों ने चाणक्य को बाहों से जकड़ लिया। खींचातानी में किसी सैनिक का हाथ चाणक्य की शिखा पर जा लगा। झटके से शिखा खुल गई। चाणक्य गिरते संभलते खड़े हुए। उनका शरीर अपमान की आग में जल रहा था। उन्होंने अपनी लहराती हुई खुली शिखा हाथ में ली। उनकी आंखों से अंगारे बरस रहे थे। उन्होंने भरी सभा में वज्र जैसी आवाज में कहा, मैं चाणक्य आज ये प्रतिज्ञा करता हूं, मैं अपनी ये शिखा तब तक नहीं बांधूंगा जब तक तेरे इस अत्याचारी नंद वंश को समूल उखाड़ कर न फेंक दूं। मैं तेरे ही शासन के अंत से अपनी ये खुली शिखा बांधूंगा और मगध के सिंहासन पर एक ऐसे राजा को बिठाऊंगा जो अखंड भारत का निर्माण करे। ये केवल एक प्रतिज्ञा नहीं थी, ये नियति का उद्घोष था। धनानंद चिल्लाया, पकड़ो इसे। सैनिक जैसे ही चाणक्य को घेरने बढ़े, तभी दबे कुचले मगध की आत्मा जाग उठी। एक पीड़ित अधिकारी, एक व्यापारी, नंदों के कर कुचक्र से त्रस्त जन जानबूझकर दरबार में अव्यवस्था फैला देते हैं। इसी अव्यवस्था का लाभ उठाकर चाणक्य सैनिकों के चंगुल से फिसल जाते हैं। वे जानते थे वे अकेले बच नहीं सकते, पर मगध की प्रजा ने उनकी सहायता की। महल के सेवक, नगर के व्यापारी चुपके से चाणक्य को साधारण वेश देते हैं, गुप्त मार्गों से नगर से बाहर निकालते हैं। और इस प्रकार मगध ने अपने मौन विद्रोह की शुरुआत कर दी। अब शुरू होगी गुरु की खोज, शिष्य की तलाश और मौर्य साम्राज्य के उदय की वो अमर गाथा। विंध्य के दुर्गम और घने जंगल, जहां सूर्य की किरणें भी धरती को छूने से कतराती थीं, यहां हर छाया में खतरा था। इन बीहरों के बीच एक आकृति आंधी की तरफ बढ़ रही थी। धूल से सने पैर, माथे पर क्रोध की लकीरें और हवा में लहराती वो खुली शिखा जो किसी काली नागिन की तरह प्रतिशोध की फुफकार मार रही थी। वो थे विष्णुगुप्त चाणक्य। उनके लिए ये मार्ग कठिन नहीं था, क्योंकि उनके भीतर प्रतिशोध चल रहा था और उस प्रतिशोध के पीछे एक अखंड भारत का विराट स्वप्न। एक दिन चाणक्य एक छोटे से गांव से गुजरे। वहां कुछ बालक मिट्टी के टीलों पर एक अनोखा खेल खेल रहे थे। यह खेल था राजकीलम। उन बच्चों के बीच मिट्टी के सिंहासन पर बैठा एक तेजस्वी बालक, उम्र मुश्किल से 10 वर्ष, लेकिन मुद्रा ऐसी जैसे सदियों पुराना कोई सम्राट सिंहासन पर विराजमान हो। चाणक्य रुक गए।
उनकी पैनी दृष्टि उस बालक पर जम गई। वे उसके हर हाव भाव को पढ़ रहे थे। राजकीय खेल में न्याय का क्षण अचानक दो बच्चे एक चोर को पकड़ कर लाए जिसने भोजन चुराया था। अन्न चुराने वाला कौन है? एक बालक। महाराज, इसने भूखे पेट के लिए अन्न लिया है। चंद्रगुप्त ने क्षण भर सोचा, फिर उसकी आवाज में ऐसी दृढ़ता उभरी जैसे किसी राजा की आत्मा उसमें बोल रही हो। यदि मेरी प्रजा भूखी है तो यह दंड चोर का नहीं, राजा का है। प्रजा का भूखा रहना राजधर्म का अपमान है। मैं स्वयं को 10 कोड़ों का दंड देता हूं। यह सुनते ही चाणक्य का रोम रोम पुलकित हो उठा। अंधेरे में भटकते हुए पथिक को जैसे ध्रुव तारा मिल गया हो। मगध के विलासी राजाओं के बीच इस वनवासी बालक में उन्हें धर्म और न्याय का साक्षात अवतार दिखा। चाणक्य ने उस बालक के पालक पिता एक शिकारी को ढूंढ निकाला। उन्होंने स्वर्ण मुद्राओं की पोटली दिखाई और चंद्रगुप्त को अपने साथ ले जाने की इच्छा जताई। शिकारी हैरान था। महाराज, यह साधारण बालक क्यों? यह साधारण नहीं, इसका भाग्य आकाश से भी ऊंचा है। इसे तक्षशिला ले जाना होगा, स्वराज्य के भविष्य के लिए। यह आर्यावर्त का इतिहास लिखेगा। मैं इसे खरीद नहीं रहा, मैं भारत के भविष्य को सुरक्षित कर रहा हूं। और इस प्रकार विंध्य के जंगलों से एक महागाथा का आरंभ हुआ। आचार्य चाणक्य उस कच्चे हीरे को लेकर तक्षशिला की ओर बढ़ चले। 10 वर्ष का वो बालक, जो अभी मिट्टी का राजा बनकर न्याय कर रहा था, एक ऐसे मार्ग पर निकल पड़ा जहां उसका भविष्य लिखा था। भारत का सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य। उसे यह आभास भी नहीं था कि शिक्षा के साथ साथ भविष्य की सबसे कठिन परीक्षाएं भी उसका इंतजार कर रही हैं। चाणक्य का आश्रम उसके लिए केवल एक गुरुकुल नहीं था, यहीं वो एक ऐसे शासक के रूप में ढाला जा रहा था जो आगे चलकर भारत के इतिहास की दिशा बदलने वाला था। 7 वर्षों में बालक चंद्रगुप्त का बचपन पीछे छूट गया। तक्षशिला की धरती पर चंद्रगुप्त का मन और मस्तिष्क चाणक्य की शिक्षाओं से लगातार आकार ले रहा था। दंड नीति की कठोर वास्तविकताएं, वार्ता और व्यापार की व्यवहारिक समझ, त्रयी के आध्यात्मिक सिद्धांत और आन्वीक्षिकी की तार्किक गहराई। चाणक्य जानते थे कि नंदों से टकराने के लिए केवल शौर्य नहीं, धीरे धीरे चंद्रगुप्त एक साधारण बालक नहीं बल्कि एक निर्णायक और जागरूक युवा बन चुका था। इसी बीच भारत की पश्चिमी सीमा पर हलचल मच गई। मकदूनिया का शासक सिकंदर अपनी विश्व विजयी सेना के साथ 323 ईसा पूर्व हिंदुकुश पार कर झेलम तक आ पहुंचा था। उसकी सेना का अनुशासन, फैलैंक्स की संरचना और घुड़सवारों की गति दुनिया में अप्रतिम मानी जाती थी। इन्हीं दिनों एक अवसर पर चंद्रगुप्त जिज्ञासा के साथ सिकंदर के शिविर तक जा पहुंचा। बिना भय, बिना झिझक उसने उस विजेता के सामने भारत की वास्तविक स्थिति रखी। वहां एक अवसर पर उसका सामना सिकंदर से हुआ। चंद्रगुप्त डरा नहीं, उसने एक स्पष्ट वक्ता की तरह बात की। आप भारत की जिस शक्ति से लड़ने आए हैं वो असल में खोखली है। मगध का राजा घनानंद अपनी ही प्रजा का शत्रु बना हुआ है। उसकी नींव कमजोर है। जो राजा अपनी प्रजा का विश्वास खो देता है उसे गिराना कठिन नहीं होता। सिकंदर को यह स्पष्टवादिता रास नहीं आई। एक साधारण भारतीय युवक का यह बेबाक विश्लेषण उसे अपमानजनक लगा। सिकंदर ने उसे बंदी बनाने का आदेश दिया। उसने क्रोध में दंड का आदेश भी दिया, पर चंद्रगुप्त वहां से निकल गया, तेजी और बुद्धि के साथ। यह घटना केवल एक जोखिम भरा क्षण नहीं थी, यह चंद्रगुप्त के लिए एक गहरी सीख थी। उसने यूनानी सेना की मजबूती देखी, उसका अनुशासन देखा। यह चंद्रगुप्त के लिए एक गहरी सीख थी। तक्षशिला का अध्याय अब समाप्त हो रहा था। चंद्रगुप्त अब समझ चुका था कि युद्ध केवल बाहुबल से नहीं बल्कि संगठन और जन समर्थन से जीता जाएगा। अब उसका लक्ष्य निर्धारित था, मगध। एक तरफ घनानंद की अत्याचारी सत्ता थी और दूसरी तरफ चाणक्य और चंद्रगुप्त का अखंड भारत का संकल्प। इतिहास बदलने के लिए वे अब पूरी तरह तैयार थे। ज्ञान और अनुशासन की लंबी कष्ट साध्य साधना के बाद तक्षशिला के उस युवा योद्धा चंद्रगुप्त और उसके गुरु चाणक्य की दृष्टि अब उस महाकाय पर टिकी थी जो भारतवर्ष के हृदय पर कुंडली मारे बैठा था, नंद साम्राज्य। यह केवल एक राज्य नहीं था, यह शक्ति का एक ऐसा भयानक प्रदर्शन था जिसके सामने बड़े बड़े महाजनपद घुटने टेक चुके थे। महापद्म नंद की विरासत, मगध,
जिसकी रक्षा कर रही थी इतिहास की सबसे क्रूर सेना। 2 लाख पैदल सैनिक, 80,000 अश्वारोही और 6,000 युद्धक हाथी। ये सेना रणभूमि में साक्षात मृत्यु का दूसरा नाम थी। उन्होंने सीधे अजगर के मुख में हाथ डाल दिया। बिना सीमांतों को जीते, बिना आपूर्ति रेखाओं को काटे, उनकी असंरचित और भाड़े की छोटी सेना ने सीधे पाटलिपुत्र के हृदय पर प्रहार किया। परिणाम, विध्वंस। नंदों की प्रशिक्षित सेना ने चंद्रगुप्त की टुकड़ियों को वैसे ही कुचल दिया जैसे हाथी सरकंडे को रौंदता है। केंद्र में घुसने की मूर्खता ने उन्हें चारों ओर से घिरने पर मजबूर कर दिया। अपमानित, पराजित और थके हुए, गुरु और शिष्य जंगलों की खाक छान रहे थे। मगध के गुप्तचर शिकारी कुत्तों की तरह उनके पीछे थे। भेष बदलकर एक अज्ञात गांव में छिपते हुए नियति ने उन्हें एक ऐसा दृश्य दिखाया जो भारत का इतिहास बदलने वाला था। एक मां अपने बच्चे को गरम खिचड़ी सीधे बीच से खाने पर डांट रही थी। मूर्ख, तू सीधे केंद्र पर हाथ मत डाल, किनारे ठंडे हैं, वहां से खाना शुरू कर। ये शब्द किसी साधारण मां की डांट नहीं थे। ये आचार्य चाणक्य के लिए महामंत्र थे। युद्ध नीति बदल गई। अब लक्ष्य पाटलिपुत्र नहीं था। अब लक्ष्य थे सीमांत, संसाधन और भय। चाणक्य ने अर्थशास्त्र के सिद्धांतों को धरातल पर उतार दिया। अब युद्ध तलवारों से पहले मस्तिष्क और विष से लड़ा जाने लगा। मगध के पास हजारों टन सोना था, लेकिन चाणक्य ने उसकी नसें काट दी। व्यापारिक मार्ग अवरुद्ध कर दिए गए। लोहे और अनाज की आपूर्ति रोक दी गई। साधु, भिक्षु और नर्तकियों के वेश में चाणक्य के सत्रिन मगध के कण कण में फैल गए। उन्होंने धनानंद के लोभ और क्रूरता की कहानियां हवा में घोल दी। जनता के मन में यह बात बैठा दी गई कि धनानंद अधर्मी है और चंद्रगुप्त दैवीय। इसी बीच नियति ने एक और संकेत दिया। एक थके हुए चंद्रगुप्त के पास जंगल का राजा एक सिंह आया। वो रुका। उसने हमला नहीं किया, बल्कि उसका पसीना चाटकर शांति से लौट गया। यह दृश्य जंगल की आग की तरह फैला। लोगों ने इसे शुभ संकेत माना। प्रकृति ने अपना सम्राट चुन लिया है। उस समय भारतवर्ष के भाग्य का निर्णय पाटलिपुत्र में नहीं, बल्कि हजारों मील दूर बेबीलोन में हो रहा था। जून 323 ईसा पूर्व। एक समाचार बिजली की तरह कौंधा, जिसने पूरे ज्ञात विश्व को हिला दिया। सिकंदर महान की मृत्यु। वो लौह पुरुष जिसने पूरी दुनिया को अपने कदमों में झुकाने का स्वप्न देखा था, अब इतिहास बन चुका था। उसके मरते ही उसकी विशाल सेना अनाथ हो गई। भारत के उत्तर पश्चिम में तैनात यूनानी गवर्नर अब शासक नहीं, बल्कि एक दूसरे के खून के प्यासे प्रतिद्वंदी बन गए। भारत के पश्चिमोत्तर सीमांत पर यूनानी पकड़, जो कभी लोहे जैसी सख्त थी, अब रेत की तरह बिखरने लगी। पंजाब और सिंध में अराजकता का तांडव शुरू हो गया। हर क्षत्रप, हर सेनापति सत्ता का भूखा भेड़िया बन गया था। परंतु तक्षशिला में बैठे आचार्य चाणक्य ने आकाश की ओर देखा। जहां दूसरों को केवल अराजकता दिख रही थी, वहां उन्हें शून्य दिखाई दिया। और राजनीति का नियम है, शून्य को जो पहले भर दे, वही सत्ता का स्वामी होता है। चाणक्य ने चंद्रगुप्त से कहा, नंदों से पहले हमें इन विदेशियों को उखाड़ फेंकना होगा। चाणक्य ने अपनी योजना का दूसरा चरण आरंभ किया। उन्होंने आवाहन किया आयुध जीवी संघों का। वे जनजातियां जिनके लिए युद्ध पेशा था और स्वतंत्रता धर्म। गांधार से लेकर सिंध तक विद्रोह की आग भड़क उठी। ये कोई सामान्य युद्ध नहीं था, ये एक सुव्यवस्थित छाया युद्ध था। रणनीतिक हत्याएं शुरू हुईं। यूनानी क्षत्रपों को पता ही नहीं चला कि मौत किस दिशा से आ रही है। गांधार का गवर्नर निकानोर, जो स्वयं को सुरक्षित समझता था, मारा गया। सिंधु का शासक फिलिप, उसे उसके ही भाड़े के सैनिकों ने मौत के घाट उतार दिया, चाणक्य के सत्रिनों के उकसाने पर। यूनानी शिविरों में भय का ऐसा साया छाया कि 317 ईसा पूर्व में सिकंदर का अंतिम सेनापति यूडेमस अपनी जान बचाकर भारत से भाग गया। गांधार और पंजाब विदेशी रक्त से लाल हो उठे। सिकंदर के छोड़े हुए निशान मिटा दिए गए। अब चंद्रगुप्त के पैरों के नीचे पंजाब का ठोस आधार था, भूमि, सेना और संसाधन। मगध की छाती पर चढ़ने से पहले यह उसका लौह कवच था। चाणक्य जानते थे, मगध की हाथी सेना का मुकाबला सिर्फ मैदानी घोड़ों से नहीं होगा। उन्हें चाहिए थी पहाड़ी शक्ति और निर्दयी क्रूरता। उन्होंने हिमालय के राजा पर्वतक सर पोरस माना गया से ऐतिहासिक संधि की।
अब चंद्रगुप्त की सेना केवल विद्रोहियों की भीड़ नहीं, एक अखिल भारतीय महासेना थी। दृश्य अद्भुत था। एक ही ध्वज के नीचे शक, बर्बर कुल्हाड़ीधारी योद्धा यवन, यूनानी सैनिक किरात और कंबोज, छापामार युद्ध के देवदूत बाहीक, पंजाब के निडर लड़ाके। भाषाएं अलग, वेशभूषाएं अलग, लेकिन आंखों में एक ही ज्वाला, नंद साम्राज्य का सर्वनाश। इस बार पाटलिपुत्र पर हमला बाढ़ की तरह नहीं, बल्कि अजगर की जकड़ की तरह हुआ। चाणक्य ने परिवेश ठन अपनाया। मगध के बाहरी जनपद एक एक कर निगले जाने लगे। नंद सेनापति भद्रसाल, जिसके पास विशाल सेना थी, उसे लड़ने का मौका ही नहीं मिला। उसकी आपूर्ति लाइनें काट दी गईं, उसके जासूस खत्म कर दिए गए। दुश्मन दिखाई नहीं देता था, पर हर जगह मौजूद था। छापामार हमलों ने नंद सेना को अंदर से चबा डाला। नगर दर नगर पतन, अनाज और हथियार रोक दिए गए। विशाल सेना अपने ही किले में भूख से मरने लगी। भद्रसाल पागल हो चुका था। वो किससे लड़ता? सामने की सेना से, या उस भूख और भय से जो अदृश्य था? अंततः चंद्रगुप्त की सेना पाटलिपुत्र के विराट द्वारों पर पहुंची, लेकिन तब तक शहर भीतर से मर चुका था। महलों में षड्यंत्र, सड़कों पर विद्रोह, सैनिकों में हताशा। दीवारें ऊंची थीं, पर उन्हें बचाने वाले टूट चुके थे। पाटलिपुत्र में भीषण रक्तपात हुआ। वो शहर जो कभी अमरावती जैसा था, अब कोलाहल और चीखों से भर गया। नंद साम्राज्य जो कभी अजय माना जाता था, ताश के पत्तों की तरह ढह गया। सम्राट धनानंद, विलास का अधिपति, अब पराजित होकर अपने प्राणों की भीख मांग रहा था। शक्तिशाली नंद पराजित हुआ और मगध के रक्तरंजित सिंहासन पर उग रहा था भारत के प्रथम महान साम्राज्य मौर्य वंश का सूर्योदय। पाटलिपुत्र के महल अब मौर्य ध्वज से गूंज रहे थे। एक स्वर्णिम युग की शुरुआत हो चुकी थी। अब मगध का वो ऐतिहासिक राज सिंहासन चंद्रगुप्त मौर्य के अधिकार में था। मस्तक पर मुकुट और हाथों में दंड। एक नए युग का सूर्योदय हो चुका था। अखंड भारत का जो स्वप्न तक्षशिला की कक्षाओं में देखा गया था, अब यथार्थ के धरातल पर खड़ा था। यह अंत नहीं था, ये था एक नए और कठिन संघर्ष का आरंभ। क्योंकि एक साम्राज्य को गढ़ने के लिए अभी और भी रक्त, और भी कठोर प्रतिज्ञाएं और निर्मम नीतियां शेष थीं। लेकिन असली परीक्षा अभी बाकी थी। 323 ईसा पूर्व सिकंदर की मौत ने दुनिया में एक वैक्यूम, एक खतरनाक शून्यता पैदा कर दी थी। उसके सेनापति भेड़ियों की तरह उसके साम्राज्य के टुकड़े नोच रहे थे। इनमें सबसे महत्वाकांक्षी था सेल्यूकस निकेटर, सिकंदर का सबसे काबिल सेनापति। मेसोपोटामिया जीतने के बाद उसकी नजरें पूर्व की ओर थीं। उसे लगा कि सिकंदर की विरासत उसकी प्रतीक्षा कर रही है। रणनीति सीधी थी कि वो बिखरे हुए कबीलों को रौंदता हुआ निकल जाएगा। लेकिन वो ये भूल गया था कि अब सिंधु के उस पार बिखरे हुए टुकड़े नहीं, बल्कि मौर्य साम्राज्य खड़ा था। साल 305 ईसा पूर्व सिंधु नदी के तट पर दो दुनियाएं टकराने वाली थीं। सेल्यूकस अपने साथ लाया था सिकंदर की अजय रणनीतियां, तेज घुड़सवार और मैसेडोनियन फलैंक्स। लेकिन जब उसने नदी के उस पार देखा तो उसका रक्त जम गया होगा। सामने कोई साधारण सेना नहीं थी। चंद्रगुप्त मौर्य अपने साथ लाए थे 6 लाख पैदल सैनिक और 9,000 युद्ध हाथी। ये हाथी सिर्फ जानवर नहीं थे, ये उस जमाने के जीवित टैंक थे। यूनानी घोड़ों ने ऐसे दैत्य कभी नहीं देखे थे। उनकी गंध, उनकी चिंगाड़, और घोड़े अपनी ही सेना को कुचलने लगे। इतिहास ने इस युद्ध का पूरा ब्यौरा नहीं लिखा, लेकिन परिणाम स्पष्ट था। यह शक्ति का असंतुलन था। सेल्यूकस एक अनुभवी जनरल था। वो समझ गया, अगर युद्ध लंबा चला तो उसकी पूरी सेना भारत की धूल में मिल जाएगी, और पश्चिम में उसका दुश्मन एंटीगोनस उसकी गद्दी छीनने को तैयार बैठा था। बुद्धिमानी युद्ध लड़ने में नहीं, सौदा करने में थी। और फिर तलवारें म्यान में वापस चली गईं। 303 ईसा पूर्व एक ऐसी संधि हुई जिसने एशिया का भूगोल हमेशा के लिए बदल दिया। सेल्यूकस ने 4 विशाल प्रांत 4 चंद्रगुप्त को सौंप दिए। एरिया, अराकोसिया, गेद्रोसिया और पेरोपामिस्ते। भारत की सीमाएं अब पाटलिपुत्र से निकलकर हिंदू कुश पहाड़ों तक पहुंच गईं। ये थी भारत की पहली साइंटिफिक फ्रंटियर, एक प्राकृतिक दीवार
जिसने सदियों तक आक्रमण रोके। और बदले में चंद्रगुप्त ने क्या दिया? 500 युद्ध हाथी। 9000 हाथियों में से 500 कुछ भी नहीं, लेकिन इन्हीं 500 हाथियों ने सेल्यूकस को दुनिया का राजा बना दिया। 301 ईसा पूर्व इप्सस के युद्ध में इन्हीं भारतीय हाथियों ने यूरोप की राजनीति कुचल दी। विडंबना देखिए, भारत के हाथियों ने तय किया कि ग्रीस और रोम का भविष्य क्या होगा। रिश्ते को पक्का करने के लिए एक राजसी विवाह हुआ। यह प्रेम नहीं था, यह लेजिटिमेसी थी। कहा जाता है कि चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस की बेटी हेलेना से विवाह किया था। अब चंद्रगुप्त सिर्फ भारतीय राजा नहीं थे, वे हेलेनिस्टिक दुनिया में बराबर के साझेदार थे। कंधार में मिले अशोक के यूनानी अभिलेख इस बात का प्रमाण है। यूनानी अब मौर्य साम्राज्य का हिस्सा बन चुके थे। सिंधु संधि ने मौर्य अर्थव्यवस्था को दुनिया से जोड़ दिया। पर क्या चाणक्य और चंद्रगुप्त का स्वप्न मात्र विजय तक ही सीमित था? नहीं, उनका लक्ष्य था एक ऐसा साम्राज्य अटल खड़ा रहे, एक ऐसा शासन जिसकी जड़ें इतनी गहरी हों कि काल का कोई भी तूफान उसे डिगा ना सके। एक दूरदर्शी महानायक जिसने अपनी अदम्य मेधा और असीम ज्ञान से एक ऐसे साम्राज्य की आधारशिला रखी जो केवल शस्त्रों के बल पर नहीं बल्कि सुदृढ़ शासन, अद्वितीय नीतियों और क्रांतिकारी व्यवस्था पर टिका था। ये अर्थशास्त्र का जीवंत अवतार था, एक ऐसी प्रशासनिक विरासत जिसकी दूरदर्शिता आज भी हमें विस्मित करती है। चाणक्य ने राज्य को एक जीवित शरीर के रूप में देखा, जिसके 7 अनिवार्य अंग थे। सप्तांग सिद्धांत। ये अंग एक दूसरे से जुड़े, एक दूसरे पर निर्भर और एक दूसरे के बिना अधूरे थे। पहला और सर्वोच्च अंग था स्वामी, स्वयं सम्राट, राज्य का शीर्ष। दूसरा अमात्य, मंत्रियों और अधिकारियों का वो विशाल तंत्र जो राज्य की रीढ़ था। तीसरा जनपद, भूभाग और प्रजा, राज्य की आर्थिक शक्ति का आधार। चौथा दुर्ग, किले और सुरक्षा प्रणालियां, अभेद्य दीवारें जो राज्य को आक्रमणों से बचाती थीं। पांचवां कोष, राज्य का खजाना। छठा दंड, अजेय सेना जिसका भय शत्रुओं को कांपने पर विवश करता था। और सातवां मित्र, सहयोगी राज्य जो संकट में संतुलन और सहायता दोनों देते थे। इन सातों के सुचारू संचालन से ही एक अखंड और शक्तिशाली राज्य का निर्माण होता था। मेगास्थनीज, यूनानी राजदूत जिसने चंद्रगुप्त के दरबार में वर्षों बिताए, उसने पाटलिपुत्र के नगर प्रशासन को अद्भुत कहा। 9 मील लंबी, 1.5 मील चौड़ी नगरी, 570 बुर्ज। नगर का प्रशासन 30 सदस्यों के एक आयोग द्वारा चलता था। 6 मंडल, हर मंडल में 5 सदस्य। पहला मंडल औद्योगिक कला, दूसरा विदेशी प्रबंधन, तीसरा जनसांख्यिकी, चौथा व्यापार और वाणिज्य, पांचवा निर्मित वस्तुएं, छठा कर संग्रह। सेना का प्रशासन भी उतना ही सुव्यवस्थित था। युद्ध कार्यालय, 6 मंडल, 6 शक्तियां, नौसेना, परिवहन, पैदल सेना, अश्वारोही, रथ और गज सेना, हाथी, युद्ध का आतंक। पर इस साम्राज्य की सबसे बड़ी शक्ति थी गुप्तचर प्रणाली, संस्था और संचारा। ये चाणक्य की दूरदर्शिता थी, जिसने एक ऐसे राज्य को जन्म दिया जो केवल शक्तिशाली नहीं, हर युग के लिए आदर्श बन गया। युद्ध के नगारे शांत हो चुके थे। हिंदू कुश से लेकर दक्षिण के पठारों तक शांति का सूर्य चमक रहा था। हर साम्राज्य की एक उम्र होती है और हर सम्राट की एक नियति। चंद्रगुप्त मौर्य, वो नाम जिसने सिकंदर के जनरलों को धूल चटा दी। 24 वर्ष का अखंड शासन। लेकिन जब इंसान दुनिया जीत लेता है तो अक्सर उसे अपनी ही जीत खोखली लगने लगती है। तलवार की खनक अब शांत थी और उस सन्नाटे में सम्राट को एक नई पुकार सुनाई दी। ये पुकार सत्ता की नहीं, सत्य की थी। जैन आचार्य भद्रबाहु के शब्दों ने सम्राट के भीतर के योद्धा को शांत कर दिया। चंद्रगुप्त ने महसूस किया, जिस सिंहासन को पाने के लिए रक्त की नदियां बहाई गईं, वो अंततः नश्वर है। और फिर स्वयं पर विजय। चंद्रगुप्त ने अपना सिंहासन अपने पुत्र बिंदुसार को सौंप दिया और एक तपस्वी का वेश धारण कर लिया। पाटलिपुत्र के ऐशो आराम से दूर 1000 किलोमीटर की कठिन पैदल यात्रा मंजिल थी दक्षिण भारत के शांत पर्वत श्रवणबेलगोला, कर्नाटक। जिस व्यक्ति के इशारे पर लाखों की सेना चलती थी, आज वही भिक्षा मांगकर अपना पेट भर रहा था।
यहीं चंद्रगिरी की पहाड़ियों पर उन्होंने सल्लेखना व्रत लिया। पहले अन्न का त्याग, फिर जल का त्याग। हफ्तों तक केवल ध्यान। शरीर सूख कर कांटा हो गया, लेकिन आत्मा मुक्त हो रही थी और अंततः उन्होंने देह त्याग दी। लेकिन उत्तर में इस नाटक का दूसरा पात्र अपने अंतिम अध्याय की प्रतीक्षा कर रहा था, आचार्य चाणक्य। उन्होंने अपनी सारी संपत्ति, एक एक सिक्का गरीबों और अनाथों में बांट दिया। फिर वे शहर के बाहर सूखे गोबर के ढेर उपलों पर जा बैठे। ये प्रायश्चित था या समाधि, कोई नहीं जानता। लेकिन राजनीति अपने जनक को भी नहीं बख्शती। सुबंधु, चाणक्य का पुराना प्रतिद्वंद्वी, वर्षों की ईर्ष्या को आज अवसर मिल गया। उसने इसे सम्मान नहीं, षड्यंत्र बनाया। चुपके से उस ढेर में एक सुलगता हुआ अंगारा डाल दिया। हवा चली और आग भड़क उठी। वो व्यक्ति जिसने नंद वंश को राख कर दिया था, जिसने अपनी प्रतिज्ञा की अग्नि से एक साम्राज्य खड़ा किया था, आज उसी अग्नि में विलीन हो रहा था। चाणक्य विचलित नहीं हुए। उन्होंने लपटों को वैसे ही स्वीकार किया जैसे उन्होंने सत्ता को स्वीकार किया था। भारत का सबसे महान मस्तिष्क पंचतत्व में विलीन हो गया। चाणक्य और चंद्रगुप्त, इतिहास की सबसे महान फिलोसोफर किंग की जोड़ी। उन्होंने एक ऐसा ढांचा तैयार किया जो उनके जाने के बाद भी साम्राज्य को डगमगाने नहीं देता था। यही वो नींव थी जिस पर आगे चलकर अशोक महान का धर्म चक्र घूमने वाला था। सूरज डूब चुका था, लेकिन उसकी लालिमा आने वाले स्वर्ण युग की गवाही दे रही थी।